आज की बातचीत में स्वागत है। हमारे सामने विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का एक अंश है, चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हाँ, बिल्कुल। बड़ा ही फंडामेंटल चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। और शुरुआत भी कितनी जानी पहचानी चीजों से होती है। दूध का फट जाना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का फर्मेंटेशन, खाना पकना, पचना। हाँ, और हमारा सांस लेना भी। ये सब क्या दिखाते हैं? यही कि कुछ बदल गया है। मतलब जो चीज पहले थी वो वैसी नहीं रही। एग्जैक्टली। पदार्थ की जो शुरुआती नेचर और आइडेंटिटी है उसमें बदलाव आया है। ये हैं केमिकल चेंजेस। और जब भी ये होते हैं मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, इन्हें लिखते कैसे हैं और इनके टाइप्स क्या-क्या हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हमें पता कैसे चलता है कि कोई रिएक्शन हुई भी है? मतलब क्या देखना होता है? अच्छा सवाल है। किताब में कुछ एक्टिविटीज हैं और वो बताती हैं कि 4 मुख्य चीजें देखनी होती हैं। 4 चीजें क्या क्या? एक तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, या फिर चेंज इन कलर। गैस निकल सकती है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, या फिर तापमान बदल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, जैसे वो मैग्नीशियम रिबन वाला प्रयोग। हाँ, एक्टिविटी 1.1, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाओ तो तेज सफेद रोशनी, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है और वो सफेद पाउडर में बदल जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ स्टेट भी बदला और दिखने में भी फर्क आ गया। साफ है कि रिएक्शन हुई। ओके, और इन रिएक्शंस को लिखने का भी कोई तरीका होगा, मतलब सिंबल्स में? बिल्कुल। पहले तो वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर तीर लगाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर मतलब गिव्स या फॉर्म्स? हाँ, तीर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ इशारा करता है। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड LHS पर, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड RHS पर। ठीक है। इसे और छोटा और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे Mg+O2 टू आर टेलिंग MgO। Mg+O2, MgO। ये हुई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हाँ, ये एक ढांचा है स्केलेटल इक्वेशन, पर इसमें एक बात है। क्या? ये बैलेंस नहीं है। सही पकड़ा। ये अक्सर बैलेंस नहीं होती। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स O2 है रिएक्टेंट साइड में, बट प्रोडक्ट में एक ही है। तो इसे बैलेंस करना पड़ता है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बनता है ना खत्म होता है। अच्छा। मतलब एटम्स कहीं गायब नहीं हो सकते, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे। बिल्कुल। हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या रिएक्शन से पहले और बाद में बराबर होनी चाहिए। इसीलिए स्केलेटल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। और ये बैलेंसिंग कैसे होती है? किताब में हिट एंड ट्रायल मेथड लिखा है। हाँ, हिट एंड ट्रायल मतलब हम कोएफिशिएंट्स लगाते हैं, फॉर्मूला के सामने नंबर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ एटम्स बराबर हो जाएं। फॉर्मूला को नहीं बदलना है, सिर्फ कोएफिशिएंट को। अच्छा, जैसे वो आयरन और पानी वाला उदाहरण, Fe+H2O इज इक्वल टू Fe3O4+H2। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा एटम्स वाला कॉम्पाउंड देखो, Fe3O4। इसमें ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, तो H2O के आगे 4 लगा दो तो 4H2O। हाँ, अब हाइड्रोजन देखो, LHS पर 4 × 2 इज इक्वल टू 8 हो गए, तो RHS पर H2 के आगे 4 लगा दो, 4H2। ओके। अब आयरन देखो, RHS पर Fe3 है, तो LHS पर Fe के आगे 3 लगा दो, 3Fe। तो 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब बराबर है। गिन लो, 3Fe इधर 3 उधर, 8H इधर 8 उधर, 4O इधर 4 उधर, हो गया बैलेंस। वाह। इसमें हम फिजिकल स्टेट्स भी लिख सकते हैं ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ बिल्कुल। S सॉलिड के लिए, L लिक्विड, G गैस और AQ एक्वस यानी पानी में घुला हुआ। जैसे 3FeS प्लस 4H2OG इज इक्वल टू Fe3O4S प्लस 4H2G। यहाँ H2O गैस स्टेट स्टीम में है। और रिएक्शन कंडीशंस भी, जैसे तापमान या दबाव। हाँ, वो तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना समझ आ गया। अब आते हैं इनके प्रकारों पर। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम है वैसा काम, 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड माने क्विक लाइम, CaO,
में पानी मिलाओ। चूना? हाँ, बिना बुझा चूना। पानी मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH2, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, और साथ में काफी हीट निकलती है। ओ हाँ, वो बर्तन गर्म हो जाता है। बिल्कुल। जिन रिएक्शंस में हीट निकलती है उन्हें एक्सोथर्मिक कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, और हमारा सांस लेना, रेस्पिरेशन, वो भी एक्सोथर्मिक है? हाँ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी देता है। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी ही हमें जिंदा रखती है। कमाल है। अगला प्रकार है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का उल्टा हुआ ना फिर? हाँ, बिल्कुल उल्टा। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। ये एनर्जी हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है। इन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा, तो हीट से टूटने वाली। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे लाइमस्टोन कैल्शियम ऑक्साइड CaO को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी से? इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे पानी H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 गैस बनती हैं। और लाइट से? फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl को धूप में रखने पर वो सिल्वर Ag और क्लोरीन Cl में टूट जाता है। अरे हाँ, वो सफेद से ग्रे हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता था शायद। बिल्कुल वही है ये। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जगह बदलना। हाँ, एक तरह से। इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले सॉल्यूशन में डालो। हाँ, वो नीला रंग गायब हो जाता है और कील पर भूरा कुछ जम जाता है। सही, वो भूरा कॉपर है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को CuSO4 से हटाकर खुद आयरन सल्फेट बना लेता है, जो हल्का हरा होता है, और कॉपर अलग हो जाता है। Fe प्लस CuSO4 इक्वल्स FSO4 प्लस Cu। तो मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझ गए। और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट। इसमें रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है, अदला बदली। आयंस की अदला बदली। हाँ, और अक्सर इसमें एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो सॉल्यूशन में घुलता नहीं, नीचे बैठ जाता है। उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। अच्छा, तो इन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं? बिल्कुल। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड BaCl2 के सॉल्यूशंस को मिलाओ। दोनों पानी में घुलनशील हैं। हाँ। मिलाने पर बेरियम सल्फेट बनता है, जो सफेद रंग का इनसॉल्युबल सॉलिड है, प्रेसिपिटेट। और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है, जो पानी में घुला रहता है। Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq goes to BaSO4S प्लस 2NaClAq। ओके, और आखिरी प्रकार ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, रिडॉक्स। इसमें दो चीजें एक साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन मतलब या तो सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़े या उसमें से हाइड्रोजन हटे। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। सही। और रिडक्शन इसका उल्टा, या तो ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े। ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना इज इक्वल टू रिडक्शन। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो कोई दूसरी चीज जरूर रिड्यूस हो रही होगी, इसीलिए इन्हें मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई उदाहरण? जैसे कॉपर पाउडर को गर्म करो हवा में, वो काला पड़ जाता है। हाँ, वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। 2Cu प्लस O2 2CuO। यहां कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इस गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO पर हाइड्रोजन गैस पास करो तो काला रंग हटकर वापस भूरा कॉपर मिल जाता है और पानी H2O बनता है। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। अच्छा। यहां CuO से ऑक्सीजन हट गया तो CuO का हुआ रिडक्शन, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O बन गया, तो H2 का हुआ ऑक्सीडेशन। दोनों साथ हुए। समझ गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ। अब इन सब रिएक्शंस का, खासकर ऑक्सीडेशन का, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर है?
काफी असर है। किताब में 2 मुख्य उदाहरण दिए हैं। पहला है कोरोजन। कोरोजन, जंग लगना। हाँ, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का सबसे आम उदाहरण है। जब कोई मेटल जैसे लोहा अपने आसपास की चीजों, नमी, मॉइस्चर, हवा, ऑक्सीजन, एसिड्स वगैरह के संपर्क में आता है तो उसकी सतह धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसी को कोरोजन कहते हैं। सिर्फ लोहे में ही होता है? नहीं, और मेटल्स में भी होता है। चांदी पर काली परत जम जाती है, वो सिल्वर सल्फाइड होता है। तांबे या कांसे पर हरी परत जम जाती है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ये सब कोरोजन है। और ये एक बड़ी समस्या है ना, खासकर लोहे के पुल, जहाज वगैरह के लिए। बिल्कुल, बहुत नुकसान होता है इससे हर साल। और दूसरा असर, रेंसिडिटी, ये क्या है? रैंसिडिटी का संबंध खाने की चीजों से है। जब खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं, खाना खराब हो जाता है, बासी या रैंसिड हो जाता है। ओहो, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? कई तरीके हैं। खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है ताकि हवा ना लगे। और वो चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है? हाँ, वो हवा नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती तो वो ऑक्सीजन को हटा देती है और चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से, रैंसिड होने से बचाती है। कमाल है। तो मतलब केमिकल रिएक्शंस वाकई हर जगह, हमारे अंदर, हमारे बाहर लगातार चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और केमिकल इक्वेशंस उन्हें समझने और दर्शाने का एक संक्षिप्त और बहुत जानकारी भरा तरीका है। बस उन्हें बैलेंस्ड होना चाहिए। और हमने मुख्य प्रकार भी देख लिए, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रीडॉक्स। हाँ, और ये भी समझा कि ऑक्सीडेशन कैसे कोरोजन और रैंसिडिटी के रूप में हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है। ये जानना कि चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे काम करती हैं, कैसे बदलती हैं, ये वाकई बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ये देखते हुए कि ये रिएक्शंस कितनी फंडामेंटल हैं हमारे डाइजेशन से लेकर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस तक। ऐसी और कौन सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स या समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें अगर हम उनके बेसिक केमिकल इंटरैक्शंस में तोड़कर देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएं या उनका हल निकाल पाएं।